नमस्कार, आप सभी का स्वागत है व्यक्ति विशेष में। और आज के व्यक्ति विशेष के रूप में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं सावित्रीबाई फुले को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय शिक्षा में नारियों का विशेषकर शिक्षा का की जब बात होती है तो सावित्रीबाई फुले का नाम वह नाम है जो सर्वदा स्मरणीय है। यथार्थ यह है कि भारत में जब विभिन्न सांस्कृतिक संवहन हुए, बहुत सारी चीजें घटित हुई, तब उस समय में भारत में नारियों की शिक्षा की जो स्थिति थी वह बहुत ही चिंतनीय हो गई थी। और भारत में ऐसा नहीं कि वह स्थिति पहले से ही विद्यमान थी, अपितु कुछ परिस्थितियों के चलते वह स्थिति भारत में स्त्रियों की शिक्षा को लेकर हो गई थी। हम जानते हैं गार्गी मैत्रेयी के नाम वैदिक शिक्षा से ही बहुत ही उच्च स्तर पर रहे हैं। वैदिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भारतीय नारी की बात हर एक स्तर पर की गई है। यदि स्नातक नारी है और वह विवाहित होती है तो उसकी जो स्थिति है वह अलग से निर्धारित थी, और जो आजीवन अविवाहित रहकर रहती हैं तो उसकी भी स्थिति बताई गई थी। तो प्रश्न यह है कि भारत में 1831 में जब सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है 3 जनवरी 1831, तब भारतीय शिक्षा पद्धति में यूं कहें कि नारियों की शिक्षा की जो स्थिति थी वो वह चिंतनीय थी और नारी शिक्षा के विषय में बहुत कार्य करना आवश्यक था। पुणे के पास नए गांव में सावित्रीबाई का जन्म हुआ और जन्म के उपरांत उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद लगभग 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया ज्योतिबा फुले से। और ज्योतिबा फुले चूंकि शिक्षा को स्त्री शिक्षा के समर्थन में थे, इसीलिए सावित्रीबाई के मन में जो शिक्षा के प्रति इच्छा थी वह और जाग गई। इसी के साथ उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और समय के उपरांत उन्होंने आंग्ल और संस्कृत में अधिक अध्ययन के लिए वह इंग्लैंड की यात्रा पर भी गई और वहां पर भी उन्होंने अध्ययन किया। तो बात यह है कि न केवल सावित्रीबाई ने स्वयं का विकास किया, साथ ही साथ भारत आकर ज्योतिबा के साथ प्रथम महिला शिक्षा केंद्र या पहला महिला जो विद्यालय है, पाठशाला है, उन्होंने पुणे में स्थापित की। और धीरे धीरे समाज में जो बहुत सारी विसंगतियां थी उनको मिटाते हुए सावित्रीबाई ने एक उत्तुंग स्थल अपने जीवन में प्राप्त किया। उन्होंने भारत की जो सामाजिक परिस्थितियां जैसी बन गई थी उसको समाप्त करने के लिए बहुत सारे अपने उपाय किए। जब उन्होंने पहली बार वह स्त्री शिक्षा केंद्र या स्त्रियों की छात्राओं की पाठशाला खोली, तब उन्हें न केवल विरोध का सामना करना पड़ा कि यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि सावित्रीबाई ने जब वह पढ़ाने के लिए विद्यालय के लिए निकलती थी अपने घर से, तो रास्ते में लोग उन पर धूली फेंकते थे, पत्थर भी फेंक देते थे। ऐसी स्थितियां थी क्योंकि समाज में जब कोई एक रूढ़ी स्थापित हो जाती है और उस रूढ़ी को जब कोई नया व्यक्ति आकर तोड़ता है तो उसको संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और वही संघर्ष ज्योतिबाबाई ने अपने जीवन में किया। और स्थिति भयंकर होने के बावजूद भी वह डटी रही और बालिकाओं के शिक्षा के लिए निरंतर सतत उन्होंने प्रयास किए, छात्राओं को शिक्षित किया और समस्त महाराष्ट्र में पहला शिक्षा केंद्र स्त्रियों के लिए स्थापित किया और उसकी अलख पूरे देश में जगी और नारियों की शिक्षा की बात की जाने लगी। तब तक अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो कॉन्वेंट स्कूल थे उनमें भी नारियों की शिक्षा की बात होने लगी थी, लेकिन फिर भी जो सामाजिक तंत्र था वह अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं था।
इस प्रकार की स्थितियों में जब सावित्रीबाई ने एक संघर्ष किया, एक समाज में मिसाल कायम की, तब समाज में जागरूकता बढ़ी और वह धीरे धीरे स्त्रियों की शिक्षा के लिए पुनः प्रयास उनका सफल होने लगा और स्त्री शिक्षा में एक क्रांति का रूप आ गया। न केवल स्त्री शिक्षा अपितु अन्य समस्याएं जैसे कालांतर में जिसे हम अनटचेबिलिटी कहते हैं या छुआछूत, उसकी समस्या का भी निराकरण सावित्रीबाई ने किया। जब उन्होंने ऐसा एक दृष्टांत आता है कि कुछ महिलाएं जब जल ले रही थी और उनका विरोध किया गया, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे तालाब से, मेरे कुएं से जल ले सकती हैं। तो इस प्रकार के दृष्टांत उनके जीवन में मिलते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि जब सावित्रीबाई ये सब रिफॉर्म कर रही थी, तो क्या उस समय भारतीय जो जनमानस था कुछ परिस्थितियों के कारण इस प्रकार से परिवर्तन हुआ था, या यह परंपरा बहुत लंबी है? कहा जाता है कि जब भारत पर आक्रमण हुए या भारत पर जब दूसरे देशों से, दूसरी संस्कृतियों का आवरण हुआ और जब भारतीय जनमानस एक शंका के घेरे में आने लगा, तब उन्होंने खासकर जब स्त्रियों पर अंग्रेज हो या उससे पहले के शासन हो, समानांतर शासन, तो उन्होंने जब इस प्रकार का कष्ट इस समाज को दिया, खासकर नारियों को के अपहरण और उनको छीनने की स्थितियां बनी, तब समाज ने करवट लिया और स्त्रियों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने विद्यालय तक भी न जाने के लिए अपनी जो बालिकाएं हैं उनको छुपा कर रखा। यही बहुत सारे कारण होंगे कि एक रूढ़ी सी बन गई कि नारियां शिक्षा के लिए योग्य नहीं है या फिर उनको ना भेजा जाए, क्योंकि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है तो उनको बचाने के लिए ऐसा किया गया हो। और जब सावित्रीबाई ने इस प्रकार का रिफॉर्म लाया समाज में, तो निश्चित ही उससे पुनः जागरण हुआ और एक मजबूत स्थिति में हमारा समाज हुआ और नारियों की शिक्षा की बात चल पड़ी। संस्कृत साहित्य में भी ज्योतिबाबाई का योगदान है। उनके काव्यत्रयम 3 काव्य हैं, उसमें ज्योतिबाबाई का एक काव्य संग्रह है और 2 अन्य पुस्तकें प्राप्त होती हैं। तो साहित्य रचना में भी ज्योतिबाबाई का योगदान हमें मिलता है। तो यह सारी बातें आज ज्योतिबाबाई फुले के आज 3 जनवरी है और आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था पुणे के समीप। आज पुणे विश्वविद्यालय उनके ही नाम से जाना जाता है। शिक्षा की ऐसी अलग जगाई कि उनका नाम युग युगांतरों तक हम स्मरण करते रहेंगे। ऐसी ज्योतिबाबाई को मेरा नमस्कार, प्रणाम।